संज्ञा के टॉपिक से संबंधित जो भी ज्ञान की आवश्यकता है वो आपको कहीं से लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि जो संज्ञा होता है वो संज्ञा वाक्य का मुख्य शब्द ही संज्ञा कहलाता है। एक परिभाषा नई मैंने बनाई है कि वाक्य का जो मुख्य शब्द होता है उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। वाक्य के अन्य अंगों को अपने बारे में स्पष्ट करने का काम भी संज्ञा ही करती है। वाक्य का कोई सा भी अंग हो उसके बारे में अगर स्पष्ट काम करता है तो वो भी संज्ञा ही करती है। संज्ञा भाषा में व्यवहार को प्रतिष्ठित करने हेतु प्रयुक्त की जाती है कि संज्ञा जब भी भाषा में कोई व्यवहार होता है उसको प्रतिष्ठित करने के लिए संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले आपसे कुछ दो पंक्तियां शेयर करना चाहता हूं। वो भी पंक्तियां बड़ी ही लाइलाज है। मैंने उनको जब पढ़ा पहली बार तो जीवन के हर तंतु को वो छू गई थी। इसमें है कि कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपने जीवन में जो भी लक्ष्य बना रखा है अगर उसको प्राप्त करना चाहते हो तो आपके लिए वो भी असंभव नहीं है। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा में कई शब्द होते हैं या संज्ञा के कई भेद माने जाते हैं। अब भेद कई माने जाते हैं, ये कई मैंने शब्द इसीलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबरों ने इस संज्ञा का सत्यानाश कर दिया है। वो बहुत सारे यूट्यूबर मानते हैं कि संज्ञा जो होती है वो संज्ञा 5 प्रकार की वो लोग मानते हैं, जबकि मैं आपको सलाह दूंगा कि संज्ञा 3 प्रकार की आपको पढ़नी है। लेकिन वो 5 प्रकार कौन कौन से मानते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उन लोगों ने माना है। दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक। इस तरह 5 भागों में उन्होंने वर्गीकृत किया है, लेकिन हम यहाँ पर 3 के माध्यम से 5 को इंक्लूड कर देंगे। और कहीं कंपटीशन में भी अगर आता है तो संज्ञा के 3 प्रकार ही आपको लिखने हैं। संज्ञा मतलब यानी कि परिभाषा की बात करेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण या क्रिया आदि के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, पशु जो जाति का बोध कराती है, सुंदरता जो गुण का बोध कराती है, व्यथा जो भाव का बोध कराती है। उसी तरह सुंदरता फिर से शब्द लिखाई में आया था क्योंकि ये सुंदरता गुण का बोध कराती है। मोहन किसी व्यक्ति का बोध कराता है, दिल्ली स्थान का बोध कराती है और उसी तरह मारना क्रिया का बोध कराती है। ये सब इनके उदाहरण के अंतर्गत ही आते हैं। संज्ञा एक शब्द है। यहाँ पर आपको इस प्रश्न का आंसर देना है, कमेंट में लिख के डालना है कि संज्ञा क्या है। अब हम डीपली बात करेंगे संज्ञा के भेदों के बारे में। संज्ञा के भेद देखा जाए तो मैंने कहा था ना कि 5 बता रखे हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा संज्ञा के भेद 3 ही होते हैं और 3 के जो जातिवाचक है उसके 2 बेटे और हो जाते हैं, वो बाद में बात करेंगे। जिसमें पहला आपने लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा और तीसरा पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बड़ी ही डीप मानी जाती है, बड़ी कठिन मानी जाती है, लेकिन इस वीडियो में जब आप पढ़ोगे तो आपको आजीवन वो याद रहेगी। जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद हमने किए हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा के रूप में पढ़ेंगे। जातिवाचक का फिर थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद हमारे को एक चित्र सामने आया कि इस तरह बना के भेजा जाए। जातिवाचक संज्ञा का पहला द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ेंगे, दूसरा समूहवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। अब संज्ञा के उदाहरणों की बात करते हैं कि संज्ञा में कौन कौन से उदाहरण, पहले भी बात करी थी, फिर विस्तार से बात कर लेते हैं। किसी व्यक्ति का नाम वो A to Z तक आ जाएगा। किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, नदियों का नाम, प्राणियों या पदार्थ की गुण, भाव, स्वभाव आदि की अगर बताई जाती है या उनके बारे में बात की जाती है, उस संज्ञा के उदाहरण के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। नंबर 1 में आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो आपने बहुत पढ़ी होगी, लेकिन आज ध्यान से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और ध्यान से इसको सुनिए, और अगर समझ में नहीं आता तो वापस स्किप करके उसको फिर से सुनिए और नोट करते जाइए, ताकि बहुत काम आने वाला है। हर कंपटीशन में संज्ञा काम आती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो जिस शब्द से
किसी विशेष, ये शब्द याद रखना, विशेष बहुत मायने रखता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का अगर कोई बोध कराता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अपन ने विशेष की बात करी थी, तो विशेष में पहला आता है व्यक्ति का नाम। अब वो विशेष होना चाहिए, जिस तरह सुरेश है, संध्या, राजू, बबलू, इस तरह के जो भी नाम आते हैं वो विशेष नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बनेगा। उसी तरह वस्तु का नाम में, वस्तु का नाम की बात करें, जिनमें गीता जो एक पौराणिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, रामायण, घर, कार, ये सब वस्तु का बोध कराते हैं। स्थान का नाम हो, जैसे शिकागो, पेरिस, मुंबई, इस तरह किसी भी स्थान का नाम हो, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बनता है। उसके बाद दिशाओं का नाम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, जो भी दिशाएं हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होती है। नदियों के नाम ले लीजिए आप, नदियों के नाम में चंबल, नर्मदा, मेज, जो भी नदियों के नाम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। देवी देवताओं का नाम की बात करें, जिसमें राम, सीता, ब्रह्मा, जितने भी देवता है वो सब देवी देवताओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। खाड़ियों, झीलों का नाम, अब खाड़ी मैंने इसलिए लिखा, जैसे BKK लिखा हुआ है, बंगाल की खाड़ी ये नाम है। इस तरह की खाड़ियों के नाम भी अगर आते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बनेगा। झीलों के नामों की बात करें तो नक्की झील, फतेह सागर, फूल सागर, नवल सागर, नौलखा झील, जो भी है वो झीलें भी सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। महाद्वीपों के नाम करें तो महाद्वीपों में जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जितने भी महाद्वीप हैं वो सब इसी में आते हैं। दुर्ग, किले, ऐतिहासिक दरवाज़ों के नाम, दुर्ग की बात करें, जितने भी किले हैं, दुर्ग है, वो सब व्यक्तिवाचक में आते हैं। दरवाज़ों में बात करें तो इंडिया गेट है, अजमेरी गेट है, सांगानेरी गेट है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो मैंने कहा ना कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। किसी भाषा का नाम हो, किसी उपाधि का नाम हो, किसी पुरस्कार का नाम हो, युद्ध का नाम हो, त्योहार का नाम हो, समाचार पत्र का नाम हो, पहाड़ों का नाम हो, खेलों का नाम हो, पठारों का नाम हो, ये सब नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जातिवाचक संज्ञा, जो बहुत ही ध्यान से आपको पढ़नी है। जहाँ किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणी में बात करें, जैसे मनुष्य शब्द आ जाता है, लड़का आ जाता है, लड़की आ जाता है, जानवर आ जाता है, घोड़ा, सेना, शबा, ये सब जातियों का बोध करा रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। वस्तु में बात करें तो पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी। उसी तरह आगे बात करें तो स्थान, स्थान में जैसे पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव, देश, इस तरह के आते हैं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण बनता है। जातिवाचक संज्ञा की आगे डीपली बात करें तो ये होता है कि जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। पहली होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक वो कंडीशन होती है जिसमें तोल या माप हो या फिर वो अगणनीय वस्तु हो, वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जिस तरह दूध, जल, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत ही आती है। समूहवाचक में बात करें तो समूहवाचक संज्ञा में वस्तु, व्यक्ति के समूह का अगर बोध कहीं होता है तो वो समूहवाचक संज्ञा में होता है। समूहवाचक संज्ञा में आगे बात करें तो झुंड, भीड़, मेला, टीम, सेना, इस तरह के आते हैं, तो ये भी समूहवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि समूह में समूह का बोध होता है, द्रव्यवाचक में तोल और माप का बोध होता है, और अगणनीय होता है, किसी धातु का नाम भी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आ जाता है। अब तीसरा आता है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अपन ने माना है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए माना है क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है, इमोशनल संज्ञा इसको कह सकते हो आप। इसकी परिभाषा होती है कि किसी भी भाव, गुण, अवस्था अथवा दशा का अगर कहीं पे बोध कराया जाता है तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जो एक दूसरे से, जैसे जाति से, इनसे मिलके जो संज्ञाएं दूसरी होती है उन्हीं से अपना अस्तित्व बना लेती है, इसलिए
भाववाचक संज्ञा बड़ी डीपली पढ़ने की चीज़ है। ऐसा पढ़ो ताकि जीवन में हमेशा काम आए। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरह बनती है उनकी बात करेंगे। ये अपन ने जो आगे लिख रखे हैं ये प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों के मेल मिलाप से ही ये बनते जाते हैं। इनकी बात हम डीपली करेंगे। जैसे त्व प्रत्यय अगर किसी शब्द के पीछे लगता है, जैसे पशुत्व, मनुष्यत्व, कवित्व, नारीत्व, इस तरह के त्व वाले शब्द जो भी आते हैं वो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में चले जाते हैं। ता की बात करें तो ता प्रत्यय उनके पीछे लगता है, जैसे मानवता, मित्रता, प्रभुता, पशुता, शत्रुता, इनमें ता लगा हुआ है, इसलिए जातिवाचक होते हुए भी ये भाववाचक बन जाते हैं। इनमें जाति कैसे हैं, जैसे मानव, मित्र, प्रभु, पशु, शत्रु, ये जातिवाचक के हैं, लेकिन ता लगने की वजह से भाववाचक बन जाते हैं। उसी तरह पन जो प्रत्यय है उसमें भी लड़कपन है, बचपन है। बचपन से याद आया, इसमें मूल शब्द बच्चा होता है और इसमें पन लग जाता है, भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ई की बात करें जैसे भक्ति है, बड़ी की बात करें जिसमें नौकरी, चोरी, बीमारी, हत्यारी, कुमारी, इनमें भी वही भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से बनी है। आपा में बात करें तो बुढ़ापा है, मोटापा है, बहनापा है। कुछ भाववाचक संज्ञा सर्वनाम के मेल से भी बनती है, उनकी बात करें त्व प्रत्यय लगने से, जैसे अपनत्व, निजत्व और शवत्व, ये सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। पन प्रत्यय के योग से अपनापन, परायापन बन जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे अहम सर्वनाम होता है, इसमें अहंकार हो जाता है। स्व सर्वनाम होता है, इसमें सर्वस्व हो जाता है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा भी बनाई जाती है, जैसे आई प्रत्यय के योग से सफाई, अच्छाई, बुराई, ये भाववाचक संज्ञा विशेषण से बनी। आज के संयोग से देखा जाए तो खटास, मिठास, भड़ास, ये भी विशेषणों से ही बनी हुई है, जो भाववाचक संज्ञा का रूप ग्रहण कर लेती है। ताकि प्रत्यय के संयोग से बनी उदारता, वीरता, सरलता, ये के योग से बनी है कौमार्य, सौंदर्य, माधुर्य। प के योग से, प नहीं है यहाँ पर दोस्तों, न है, पन है। पन के योग से बनी है खट्टापन, मीठापन, पीलापन। त्व के योग से वीरत्व, नारीत्व है। ई के योग से लाली, काली और पीली भी बनती है। ये विशेषणों के योग से ही बनती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको फिर वही एक शायरी या फिर कोटेशन आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप सुनकर मस्त हो जाए और जीवन में आपके जो सपने हैं वो सपने हमेशा पूरे हो जाए। किसी चीज़ को इतना भी न चाहो यारो, किसी चीज़ को इतना भी न चाहो यारो कि आप दूसरों के इशारे पे चलने लगे। ये जीवन में याद रखना, ताकि आपको दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाए। संज्ञा को आगे बढ़ाते हैं। भाववाचक संज्ञा की ही श्रेणी में क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, जैसे अप्रत्यय जुड़ने से जो खेलना क्रिया है उससे खेल भाववाचक संज्ञा बन गई। लूटना जो क्रिया है उससे लूट बन गई। जीतना से जीत बन गई। इस तरह क्रिया से भी बहुवचक संज्ञाएं बनती है। आय की बात करें तो चढ़ाई है, चढ़ना क्रिया से बनी है। पढ़ाई पढ़ना क्रिया से बनी है। लिखाई लिखना क्रिया से बनी है। आवट की बात करें तो बनावट है, थकावट है, सजावट है। आहट की बात करें तो घबराहट है, गुनगुनाहट है। अवयव के योग से भी कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनती है, जैसे भीतरी, ऊपरी, दूरी, सामीप्य, पारस्परिक, व्यावहारिक, निकटता और शीघ्रता। इसी के साथ हमारा जो संधि टॉपिक था वो समाप्त होता है। ये अपनी हिंदी चैनल के माध्यम से इसे प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों ये आपकी ज्ञान में इतनी वृद्धि करेगा कि अगर आपको इस वीडियो को फिर से देखने की आवश्यकता पड़ी तो बिना हिचकिचाहट इसको देख लीजिए, क्योंकि अंत में इन दो पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा। ये जो जीवन है ये बड़ा ही काम का वस्तु है, इसलिए इसमें हमें फालतू में अपना समय जाया नहीं करना चाहिए। जैसे मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है,
मंजिलें भी ज़िद्दी है, रास्ते भी ज़िद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो ज़िद्दी है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।